अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। आई थिंक आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमने बेसिकली अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला यूनिट जो है वो पेज नंबर 239 से स्टार्ट हो रहा है, हमारी नवरीत आलम की रेफरेंस बुक से। ठीक है, तो हमने इसमें से जो जो ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए थे वो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। उससे नेक्स्ट हमने जो है ना आज मूव करना है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, इसी तरह जो है मैटरनल मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी के बारे में हमने पढ़ा था। ये जो हाई रिस्क अप्रोच इन प्रेगनेंसी है ये भी हमने पढ़ा था, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो हम आज कवर करेंगे। देन जो है वो हमने एमसीएच भी पढ़ लिया था, और एंटीनेटल केयर एंड इंटरनेटल केयर, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। जो आज हमारे टॉपिक्स हैं वो हमारे पास पोस्ट नेटल केयर है। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर हमने पढ़ना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पढ़ने हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के, बर्थ वेट एंड लो बर्थ वेट, इन ये टर्म्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसके एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज के लास्ट से ही आएंगे, लेकिन फिर भी हमने साथ साथ जो है वो बुक से भी करने हैं। अगर बुक से आ जाते तो हमें बुक से भी आने चाहिए। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन के बारे में हमने पढ़ना है, ग्रोथ चार्ट क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, ये हम पढ़ेंगे आज। केयर ऑफ अंडर फाइव्स, ये बेसिकली जो है वो बच्चे होते हैं जो अंडर फाइव्स यानी कि लेस देन 5 इयर्स होते हैं, और उनको हम लोग जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको अंडर फाइव्स कहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टूडेज लेक्चर, ये हमने आज पढ़ना है। आर्टिफिशियल फीडिंग के बारे में और वीनिंग के बारे में। अब ये आज के टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ये बेसिकली एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जिसमें ये फीडिंग में तीनों टॉपिक्स आ जाते हैं, आर्टिफिशियल और वीनिंग। ठीक है, तो हमने आज जो है ना वो वीनिंग तक कवर करना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डोमिसिलियरी केयर तक पढ़ा था। नेक्स्ट डोमिसिलियरी केयर तक हमने जो है ना वो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, आज हम लोग इंस्टीट्यूशनल केयर जो है ना वो स्टार्ट करने जो आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास इंस्टीट्यूशनल केयर जो है ना, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन याद करेंगे कि द केयर प्रोवाइडेड इन एन इंस्टीट्यूशन। बेसिकली इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, मैटरनिटी होम्स बने होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम ना इंस्टीट्यूशनल केयर कहते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। उसके बाद जो है ना हम इसके एडवांटेजेस की तरफ मूव करते हैं। एडवांटेजेस में क्या होता है कि हम हमारा जब हम लोग किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी भी जो लेडी की डिलीवरी होती है, प्रेग्नेंट लेडी की, तो एसेप्टिक मेजर्स को हम प्रॉपर फॉलो करते हैं, उससे बेटर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और हाई रिस्क जो केसेस है उनके लिए सेफ होते हैं इंस्टीट्यूशन। इसी तरह डाइट और हेल्थ जो है वो प्रॉपरली जो है ना हम उसको चेक करते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस को हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है स्पेशल, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके प्रोसीजर्स कुछ एक्सपेंसिव होते हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल टेंशन भी उसको होती है, क्योंकि अभी पहले तो वो हमने पढ़ा था ऊपर, जो डोमिसिलरी केयर थी घर में डिलीवरी होती थी, लेकिन ये तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उसको साइकोलॉजिकल टेंशन भी होती है। वहां पे हॉस्पिटल में आपको पता है क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, वहां पे चिल्ड्रन मिक्स हो सकते हैं उसके बच्चे, यानी कि जब डिलीवरी होती है तो वहाँ डिफरेंट जो लेडीज आई होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, तो इसलिए उनके बच्चे जो हैं वो मिक्स होने के चांसेस होते हैं। तो बस ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। ओके, हम लोग नेक्स्ट जो अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, डेंजर सिग्नल्स ऑफ द लेबर। अब ये क्या है हमारे पास बेसिकली डेंजर सिग्नल्स ऑफ लेबर, इसमें सबसे पहले आता है स्लगिश और नो रिपेयर आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, डेंजर सिग्नल्स होते हैं जब लेबर हो रही होती है ना, तो उसके दौरान कौन कौन से ऐसे साइंस अगर हमें शो हो रहे हैं, तो जिससे हमें ये शो हो रहा है कि जो हमारी लेबर है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है या उस पे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है, तो वो कौन कौन से साइंस हैं। या तो मतलब कि फर्स्ट साइन उसमें होता है स्लगिश और नो रिपेयर ऑफ रप्चर, और नो रिपेयर आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, स्लगिश नो रिपेयर आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जब हमारे पास आफ्टर द एमनियोटिक सैक रप्चर अगर तो लेबर जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि स्लगिश है, या लेबर जो है वो फेल हो गई है। वो उसकी कोई भी रीजन हो सकती है। ठीक है, जैसे फीटल हाइपोक्सिया की वजह से भी ये कंडीशन हमें फेस करनी पड़ सकती है। उसके अलावा फर्स्ट स्टेज लेबर जो है वो हमारी प्रोलॉन्ग हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज लेबर का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मली जो है ना स्लो प्रोग्रेस हो रही है आपकी फर्स्ट स्टेज लेबर के दौरान, जिसमें जो ऑनसेट का टाइम होता है ना, बेसिकली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमारे पास ना सर्वाइकल डायलेशन होती है 10 सेंटीमीटर तक की। ठीक है, ये इसमें रेगुलर जो है ना वो कंट्रैक्शन हो रही होती है, और सर्वाइकल डायलेशन होती है 10 सेंटीमीटर की, और ये जो है वो 12 से 14 आवर्स तक होती है। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडिया के अंदर। लेकिन ये होता है कि
ये डेंजर सिग्नल में चली जाएगी अगर ये प्रोलोंग हो रही है हमारे पास तो। इसी तरह अगर 12 से 14 आवर्स के अंदर अंदर डिलीवरी नहीं हो रही तो वो प्रोलोंग लेबर फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब क्या होता है हमारे पास? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है ना, वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे बेबी जो है ना वो पास नहीं करता बर्थ केनाल से। चाहे वो यूट्राइन कंट्रैक्शन हो भी नहीं है, लेकिन बर्थ केनाल से वो पास नहीं करता। देन मेकोनियम स्टेन्ड लिक्वर क्या होता है बेसिकली? जब आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना, वो जब बेबी अभी वॉर्म में ही होता है तो उसके दौरान ही जो वो मेकोनियम होता है ना, जो बेबी फर्स्ट स्टूल पास करता है, वो उसके एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेकोनियम स्टेन्ड लिक्वर। देन पोस्टपार्टम हेमरेज, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आफ्टर जब डिलीवरी हो जाती है तो पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस होते हैं, जिसमें 500 ml तक ब्लड जो है ना वो वुमन का लॉस होता है। तो अगर इस तरह के सिग्नल्स हमें शो हो रहे हैं तो वो डेंजर सिग्नल्स होते हैं लेबर के दौरान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास रोमिंग इन आ जाता है। रोमिंग इन क्या होता है बेसिकली? रोमिंग इन वो होता है जिसमें हम बेबी और मदर दोनों को ही 27 आवर्स, 24 आवर्स, 4 आवर्स उनको साथ रखते हैं, ठीक है। बेबी जो है वो मदर के साथ होता है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है उसको, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कि उसके उसको मेडिकल सेटिस्फेक्शन होती है, वो इजीली ब्रेस्ट फीड करवा सकती है अपने बच्चे को क्योंकि उसके पास होता है, वो 24 आवर्स दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, कोई भी मिसप्लेसमेंट का चांस नहीं होता। ठीक हो गया। और जो चाइल्ड है वो भी अपनी मदर के साथ जो है ना वो फेमिलियर होता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पोस्ट नेटल केयर है। पोस्ट नेटल केयर जो है ना बेसिकली, इसको हम लोग जो है वो पोस्ट पार्टल केयर भी कहते हैं। पोस्ट नेटल केयर जो होती है वो आफ्टर बर्थ प्रोवाइड की जाती है, ओके। ठीक हो गया, ये आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमने ना कौन कौन सी सर्विसेज इसके इसमें प्रोवाइड करनी होती हैं पोस्ट नेटल केयर के दौरान, तो वो हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले तो होम विजिट हम करते हैं, ठीक है। जब मतलब कि डिलीवरी हो जाती है तो हमने जो है ना वो 1 से 3 डेज, जो पहले 3 दिन होते हैं उसमें हमने 2 दफा विजिट करना होता है, होम विजिट करना होता है हेल्थ विजिटर्स ने। और डेली जो है ना वो डेली फॉर 7 डेज तक भी आप विजिट करोगे। इसी तरह लास्ट जो है ना वो एंड ऑफ द 6 वीक पे आप एक विजिट करोगे। नेक्स्ट जो है ना वो वेलफेयर सेंटर जो है वो इसमें जो है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जो है ना वो प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाती है। पोस्ट नेटल क्लिनिक्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं और हॉस्पिटल बेड दिए गए हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए। तो ये सारी सर्विसेज जो है ना वो पोस्ट नेटल केयर में हम प्रोवाइड करते हैं। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फॉलो अप सर्विसेज, अगर कोई जो है डिलीवरी के आफ्टर जो है कोई मतलब के कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो उसके लिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं पोस्ट नेटल के। पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन से हमने प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। हमने उसको फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देनी होती हैं आफ्टर जो मतलब कि बर्थ स्पेसिंग के लिए, कि वो दोबारा बच्चा ना ले ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ठीक है। तो हमने उसको जो है ना वो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना होता है क्योंकि मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है आफ्टर डिलीवरी बच्चे को, तो उसके बारे में प्रॉपर हमने जो है ना चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर उसको उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसकी वो प्रॉपर हो रही है। चेक करना है उसकी एडिक्वेसी को हमने। उसके बाद हमने उसको हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है मदर को, किस तरह से उसने सेप्सिस से प्रिवेंट करना है, को क्रॉस इन्फेक्शन से, कोई भी मतलब कि इस तरह के जो हेल्थ टिप्स है वो उसको सारा गाइड करना है मदर को प्रॉपर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली इसमें पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास पेरिफेरल सेप्सिस हो सकता है, ठीक है, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस का रिस्क हो सकता है, हेमरेज जो है इसके चांसेस हो सकते हैं, मेस्टाइटिस जो है वो हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेस्ट की, निपल्स की, ठीक है। उसके बाद यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एयर एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं। तो ये पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये यूएचएस में आई भी हुई है, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास पोस्ट नेटल डिप्रेशन जो है ना वो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, वो भी आप लिख लीजिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना इसकी मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो न्यूबॉर्न केयर है। अब न्यूबॉर्न केयर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि केयर जो होती है ना इन्फेंट की वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपको पता ही है। इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजों की केयर प्रोवाइड करनी है? सबसे पहले तो आपने जो है ना इसको इन लिस्ट कर लेना है, ठीक है। इन लिस्ट हमने उसको रिससिटेशन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करनी होती है बच्चे को। उसके बाद जो है ना हमने उसको प्रॉपर जो है वो उसकी कोड की केयर करनी होती है। बच्चे के साथ आपको पता है कोड अटैच होता है, तो हमने कोड की केयर करनी होती है। नेक्स्ट हमने उसकी जो है ना, देखें, आइज की केयर प्रोवाइड करनी है उसको हमने स्किन केयर प्रोवाइड करनी होती है प्रॉपर। हमने उसको उसको abnormalities के लिए एग्जामिन करना होता है। बर्थ वेट हमने फौरन से चेक करना होता है, जैसे बेबी जो है वो आफ्टर डिलीवरी हम बर्थ वेट उसका चेक करते हैं जो कि नॉर्मली 2.5 होता है। और बाकी भी हम लोग अदर जो विजिट्स वगैरह जो है ना वो सारे इंक्लूड होते हैं उसके अंदर।
अदर सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न केयर में, हमने होम विजिटिंग करनी होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने ऊपर पढ़ा भी है। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हमने प्रॉपर करवानी होती है, इम्यूनाइजेशन करवानी होती है हमने। और उसके अलावा जो है ना हमने उसको ग्रोथ के लिए मॉनिटर करना होता है, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट जो है ना हमने उसको सर्विसेज, जो अगर कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उसको हमने प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो है ना वो हमने स्टैब्लिश करवाने होते हैं। अच्छा, यहाँ हमने रिससिटेशन पढ़ा था, यू नो वेरी वेल कि रिससिटेशन हम तब देते हैं जब बच्चा जो है वो उसको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होती है, या फिर उसको इंट्यूबेशन जो है वो मतलब जरूरी, मतलब जब उसकी ऑक्सीजन एस्टेब्लिश नहीं होती, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, उसको कोई भी ब्रेथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो फिर हमने जो है ना उसकी प्रॉपर जो है ना उसको रिससिटेट करना होता है। ओके, वो किन किन चीज़ों से हम करते हैं? ऑक्सीजन मास्क को यूज़ करते हुए इंट्यूबेट कर सकते हैं उसको हम लोग, यानी कि एटीटी पास करते हैं हम उसमें, बच्चे को एटीटी के थ्रू इंट्यूबेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना हमने उसको जो है ना असिस्टेड रेस्पिरेशन देनी होती है, ठीक है। तो ये हम सारे काम जो है ना वो रिससिटेशन के दौरान कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ना, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट रिससिटेशन में जो है ना एपगार स्कोरिंग के थ्रू जो है ना हम उसका स्टेटस असेस करते हैं। ओके, तो इसमें एपगार स्कोर जो है ना बेसिकली इसके नाम से शो हो रहा है कि इसके जो है ना टोटल हमारे पास वो 5 एलिमेंट्स हैं। एपगार ए से एक्टिविटी आ जाती है, हमने उसकी जो है ना मसल टोन चेक करनी होती है, पल्स चेक करनी होती है, हमने ग्रीमेस चेक करना है, ठीक है, हमने उसकी अपीयरेंस जो स्किन की वो चेक करनी है, और रेस्पिरेशन। अच्छा, एक्टिविटी इसके बेसिकली 0 से जो है ना 2 पॉइंट्स तक इसका होता है। अगर तो 0 पॉइंट पे है तो फिर एबसेंट होगा, ठीक है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा वो। जब 1 पॉइंट पे होगा तो हम देखेंगे आर्म्स और लेग्स जो उसकी वो फ्लेक्स्ड होती हैं, और 2 पॉइंट पे जो है ना वो फुल मूवमेंट कर रहा होता है बच्चा। पल्स जो है ना वो 0 पॉइंट पे एबसेंट होती है। इसी तरह जो है वो 1 पे बिलो 100 होगी, और 2 पे जो है ना वो ओवर द 100 होगी। इस तरह ग्रीमेस का मतलब होता है कि रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। अच्छा, रिफ्लेक्स फ्लैसिड मतलब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं मुकार रहा, यहाँ पे कुछ फ्लेक्शन होती है 1 पॉइंट पे उसके एक्सट्रीमिटीज की, और यहाँ पे एक्टिव मोशन हो रही होती है, ठीक है, जिसमें वो कफ स्नीज यानी कि वो मूवमेंट प्रॉपर कर रहा होता है, आप उसको देख सकते हैं। अपीयरेंस जो हम उसकी चेक करेंगे, जिसमें अगर तो 0 पॉइंट होगा तो वो पेल होगा, बिल्कुल ब्लू उसकी स्किन होगी। अगर हम 1 पॉइंट पे देखें तो वो बॉडी उसकी पिंक होगी, एक्सट्रीमिटीज उसकी ब्लू होंगी। इसी तरह जो है ना अगर हम 2 पॉइंट पे देखें तो वो पूरा का पूरा जो है ना बेबी वो पिंक नजर आ रहा होगा हमें, ठीक है। तो ये इसकी स्कोरिंग दी गई है, ये आप देखें। और इसी तरह रेस्पिरेशन 0 पे एब्सेंट होगी, और 1 पॉइंट पे स्लो होगी लेकिन इरेगुलर भी होगी साथ ही। लेकिन अगर हम 2 पॉइंट पे चेक करें तो वो बिल्कुल उसकी प्रॉपर रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो ये एपगार स्कोर आपने याद करना, ये वैसे भी आ सकता है आपको पेपर में। तो ये देखिए, अगर 0 से 3 पॉइंट है ना तो वो सीवियरली डिप्रेस्ड होता है, यानी कि उसको प्रॉपर हमने रिससिटेट करना होता है। इसी तरह मॉडरेटली डिप्रेस्ड में जो है ना वो 4 से 6 स्कोरिंग में आ रहा होता है। अगर उसको अगर एक्सीलेंट कंडीशन में अगर उसका स्कोर आ रहा है ना 7 से 10 के दरमियान, तो फिर उसे कोई भी रिससिटेट करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह हमारे पास केयर ऑफ कोड जो है, अब पता क्या होता है, ये आपने इंपॉर्टेंट जो है ना ये एमसीक्यूज होता है आपका। जब आपने कोड को अम्बिलिकल कोड को आप कट करते हैं ना आफ्टर डिलीवरी, तो क्या होता है कि आपने उसको बेबी को जो है ना वो किस तरह से इसको कट करना होता है। ये देखिए, umbilical cord should be cut and tied when it has stopped pulsating because in this way baby, अगर हम लोग उसको थोड़ा लेट जो है ना वो कट करेंगे तो क्या होगा कि 10 ml एक्स्ट्रा ब्लड जो है ना वो बेबी को जाएगा। तो ये भी एक इसका मतलब कि एमसीक्यूज है कि कितना एक्स्ट्रा ब्लड जो है ना वो बेबी को चला जाता होता है। जब वो पल्सेट पल्सेट करना स्टॉप कर देते हैं, तो तब हम लोग उसको टाइटली जो है ना वो टाई करके और उसको कट करेंगे। ओके, तो ये हमें चेक कर लेना होता है उसको कट करने से पहले। इसी तरह हमारे पास जो ना आई की केयर आ जाती है। आई की केयर आपने किस तरह से करनी है, जस्ट आपने सोल्यूशन का नेम याद रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के थ्रू जो है ना हम लोग उसको प्रॉपर जो है ना आई केयर प्रोवाइड करेंगे। ये मतलब कि ड्रॉप्स होते हैं, ये ड्रॉप्स हमने उसकी आई में जो है ना वो डालने होते हैं ताकि उसको कंजक्टिवाइटिस का रिस्क ना हो। ओके, उसके अलावा हमें स्टेराइल स्वैब्स यूज करने होते हैं उसकी आई केयर के लिए। स्किन की केयर के लिए हम क्या करेंगे कि उसको सोप से जो है ना हम लोग फर्स्ट बाथ उसको प्रोवाइड करेंगे और उसको वार्म करेंगे ताकि उसका मेकोनियम और जो ब्लड क्लॉट्स लगे होते हैं वो रिमूव हो जाएं। इसी तरह एब्नॉर्मेलिटीज को सेस करेंगे, आपको पता है उसको साइनोसिस का रिस्क होता है, तो हमने वो सारा कुछ देखना होता है, उसकी स्किन देखनी है हमें, उसके लिप्स देखने हैं, इम्परफोरेट एनस जो है ना वो देखना होता है हमने उसका। तो इस तरह से उसे देखना है हमने, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं है। कि जो ये बच्चे होते हैं ना वो आपने पीट्स के अंदर भी पढ़ना है ये कि वो जो है ना वो एस्फिक्सिया के रिस्क पे होते हैं। अगर बच्चों को इस तरह की साइन सिम्टम शो हो रही हैं तो इस तरह उसका बर्थ वेट आपने चेक करना है, नॉर्मली जो 2.5 kg होता है तो ये होना चाहिए। अदर्स में ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन सी हम लोग जो है ना वो एग्जामिनेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं।
पहले हम लोग सारी ऊपर वाली करेंगे, नेक्स्ट जो है ना लास्ट में हमने अदर एग्जामिनेशंस भी उसके परफॉर्म करने, जिसमें होम विजिटिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, मॉनिटरिंग ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर द हैंडीकैप चिल्ड्रन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। ठीक है। अब हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट मूव करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स आ जाते हैं, मिडवाइफ्स आ जाती हैं, लेडी एलएचवीज आ जाती हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। जीपी मतलब कि जनरल प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब बर्थ वेट जो है ना नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। बर्थ वेट जो है बेसिकली ये जो है ना वो इंडिकेटर होता है कि जो फीटस है वो बिल्कुल फीटल हमारे पास जो है वो वेल बींग को शो कर रहा होता है और वो बिल्कुल मेच्योर है। ठीक है। यानी कि वो प्री मेच्योर या फिर पोस्ट मेच्योरिटी की तरफ तो नहीं लीड कर रहा। तो बर्थ वेट इसका बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, बर्थ स्पेसिंग आ जाएगी, तो हमारे पास जो है ना उसका सेक्स आ जाएगा, चाइल्ड का पैरिटी आ जाएगी, यानी कि मल्टी पैरा थी या वो जो है प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा जो जिसने फर्स्ट टाइम जो है वो बेबी डिलीवर करती है। जो मल्टी पैरा का मतलब ये होता है कि जो पहले भी, यानी कि उसकी पहले भी वो एक, जो है ना वो बेबीज उसके थे। नोट इट्स नॉट हर फर्स्ट डिलीवरी, तो मेटर्नल न्यूट्रिशन आ जाएगी, इसी तरह ड्यूरेशन आ जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बर्थ वेट को जो है ना अफेक्ट करते हैं, जो जिस पे बर्थ वेट हमारा जो डिपेंड कर रहा होता है। जो स्टैंडर्ड बर्थ वेट है वो मैंने आपको बताया है कि वो कितना होता है, 2.5 kg। तो बस आपने यही याद रखना है कि इसका जो बर्थ वेट है ना वो कितना होना चाहिए, 2.5 kg होना चाहिए एट बर्थ, आफ्टर बर्थ सॉरी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आगे हमने बर्थ वेट से रिलेटेड पढ़नी है, ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। ये पेपर में जो है ना एमसीक्यूज के लिए हासिल आएंगे अगर आएंगे तो हमारे पास लो बर्थ वेट जो होता है ना वो बच्चा होता है जिसका 2.5 यानी कि 2.5 kg से कम वेट होता है। देन हमने प्री टर्म के बारे में पढ़ना है। प्री टर्म क्या होता है, वो बच्चा जो कि 37 कंप्लीट वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले पैदा हो जाता है। ठीक हो गया। और टर्म, टर्म बच्चा वो होता है जो फुल टर्म जिसको हम कहते हैं। ये जो होता है ना बेसिकली ये आपने याद रखना है कि ये 37 से 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है ना उसके दौरान पैदा होता है। ठीक है। मतलब पूरे जो 9 मंथ का होता है ना बेबी, उसको हम कहते हैं टर्म। इसी तरह पोस्ट टर्म आ जाता है। पोस्ट टर्म वो बच्चा होता है जो 42 कंप्लीट हो जाते हैं वीक्स, उस पे जो है ना वो बच्चा जो है वो पैदा होता है, यानी कि मोर देन 42 वीक्स भी आप कह सकते हैं इसको, जो पोस्ट टर्म बेबी है। अबव 9 मंथ्स, 42 वीक्स पे पूरे 9 मंथ्स हो जाते हैं तो पोस्टर्म में आ जाएगा वो। ठीक है। जो जस्ट आपने ये इसका पीरियड याद रखना है कि पोस्टर्म किसको कहते हैं, प्री टर्म क्या होता है, फुल टर्म क्या होता है। स्मॉल फॉर डेट वो बच्चा होता है जिसकी 10 परसेंटाइल से कम होती है, मतलब गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो है ना वो 10 परसेंटाइल से भी बिलो होता है जब हम लोग उसको असेस करते हैं, उसका हाइट और वेट मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, ये इसका फार्मूला ये जस्ट आपने रीड करना है कि लाइव बर्थ जो लाइव बोर्न बेबीज जिनका वेट जो होता है वो 2.5 से कम होता है वो आ जाएंगे ऊपर, और जितने भी टोटल बच्चे जो है वो पैदा हुए हैं। ठीक है। और मल्टीप्लाई हमने 100 से कर देना, तो इससे हम लोग जो है वो लो बर्थ वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जस्ट रीड करना है आपने। आगे ये उन्होंने प्रिवेंशन लिखी हुई है कि प्रिवेंट कैसे करेंगे। यू नो वेरी वेल उनका लो बर्थ वेट है तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे मदर को। उसके अलावा अगर हाई रिस्क पे मदर्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जिससे ये चांसेस ना हो। बर्थ स्पेसिंग उसकी प्रॉपर फैमिली प्लानिंग करवाएंगे, बर्थ स्पेसिंग करवाएंगे और एंटीनेटल मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है। एंटीनेटल का मतलब होता है कि बिफोर जो है ना बर्थ, उसके बाद ना हमारे पास आगे आ जाता है जो 2 और 2 से दरमियान में जो बच्चे होते हैं उसको तो आपको पता है कि हमने जो है ना वो आप लोग सेकंड ईयर में भी ड्यूटीज वगैरह करते रहते हो, आपने देखा होगा वहां पे आईसीयू के अंदर बच्चे होते हैं। तो वो नॉर्मली जो होते हैं वो 2 या 2.5 जो है इसके दरमियान में बच्चे होते हैं, तो उसको हम आईसीयू में रखते हैं, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं, पल्मोनरी कॉजेज हो सकते हैं, उसके ज्यादातर पल्मोनरी कॉजेज ही होते हैं। ठीक है। जिससे उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती और उसके लंग्स फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते, उसको हेमरेज का पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग जो है वो उससे उसका लो बर्थ हो सकता है, निमोनिया जो है ये उसके लो बर्थ का जो है कोज हो सकता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसके लो बर्थ की वजह बनते हैं। देन उन्होंने टीम बताई हुई है, ये आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप छो स्किप कर सकते हैं। ओके। देन ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन जो है वो आ जाता है हमारे पास। ये क्या है बेसिकली, ग्रोथ जो होता है ना इसमें हमारे पास क्या होता है कि फिजिकली जो है हमारी बॉडी जो होती है ना वो ग्रो कर रही होती है साइज में, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। मतलब सेल का साइज भी और नंबर भी, दोनों चीजें ग्रो कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हमारी स्किल्स और जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना बॉडी ऑर्गन्स के, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये जस्ट आपने टर्म्स याद रखनी है। मॉनिटरिंग में हम क्या लिखेंगे कि हम लोग जो है ना उसको प्रॉपर रूटीन से उसको मेजर करेंगे,
हमारी जो एवरीडे लाइफ जो जो कुछ हमारा हो रहा है, यानी कि बेबी के साथ जैसे जैसा कंडीशन हम देख रहे हैं उसकी, वैसे वैसे उसको मॉनिटर करते जाएंगे, उसको प्रॉपर एनालाइज करेंगे हम। उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन आ जाता है। ये बेसिकली क्या है कि वही के रेगुलर हम असेस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे कि कैसे रिजल्ट उसके आ रहे हैं, बेबी की ग्रोथ जो है वो उसमें क्या चेंज आ रहा है, किस सीक्वेंस के थ्रू आ रहा है। वो सारा कुछ हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग के अंदर मॉनिटर करना होता है। उसका वेट देखेंगे, मंथली इंटरवल जो है ना वो सारा कुछ ये देखेंगे। ये जस्ट आपने ना इसकी ये हेडिंग्स ही पढ़ लेनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट जो है ना अपने टॉपिक में मूव करते हैं। ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट बेसिकली क्या है, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से कभी भी एमसीक्यू नहीं आया। ग्रोथ चार्ट जो होता है ना बेसिकली इसमें हम लोग विजुअली जो है ना वो डिस्प्ले करते हैं चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये जो होता है ना इसको ग्रोथ चार्ट को हम लोग जो है वो वेट फॉर ए चार्ट भी कहते हैं और रोड टू हेल्थ चार्ट भी कहते हैं। ये दोनों ग्रोथ चार्ट के ही नाम है हमारे पास। अब हमने जो है ना इसके पढ़ने हैं। ये जो फीचर्स इसके नीचे लिखे हुए हैं ना, ये जस्ट ये है कि अगर आपको ये ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, इन केस वैसे कभी आया तो नहीं है लेकिन फिर भी, एक्स एक्सिस पे जो होता है ना हम लोग मंथ में एज लिखते हैं। ठीक है, एज लिखते हैं हम लोग मंथ्स के अंदर, और वाई एक्सिस के अंदर हम लोग वेट जो है ना वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं ग्रोथ चार्ट दिखा भी देती हूँ, ये देखें ये एक ग्रोथ चार्ट बना हुआ है जिसमें वेट जो है वो वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे जो है ना हम लोग एज को कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। इसके क्या क्या यूजेस है ये हम पढ़ते हैं। एक तो ये है कि हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज करते हैं। हम लोग इसको डायग्नोज करने के लिए कि उसको मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी कितनी हुई है उसके लिए हम ग्रोथ चार्ट को यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए इसको यूज करते हैं, एजुकेशनल टूल्स के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इसी तरह कोई एक्शन हमने लेना हो, कोई इंटरवेंशन परफॉर्म करनी हो, तो सबसे पहले हम उसका ग्रोथ चार्ट देखेंगे कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, किस वजह से नहीं हो रही, कौन सी इंटरवेंशन हमने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करनी है। तो उसके अलावा उसके बाद जब हम लोग कोई एक्शन ले लेते हैं तो हम उसको अवेलुएट करते हैं। तो ये एक अवेलुएटिव टूल भी है। ठीक है, इसी तरह हम लोग उसको, ये टूल्स को टीचिंग के तौर पे यानी कि दूसरों को सिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं कि किस तरह से हमने दूसरों को इससे इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि बर्थ डेट और वेट जो है, इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए भी उसके ऊपर, क्योंकि सारा कुछ मेंशन होता है ना, इम्यूनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, ये सारा कुछ जो है ना ग्रोथ चार्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो इससे हमें जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये जो है ना इसके यूजेस हैं कि हम किस किस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये ओआरएस की प्रिपरेशन के लिए भी यूज होता है। और उसके अलावा जो है ना ये मदर्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो चार्ट के ऊपर लिख दी जाती है कि कब कब उसने करवानी है, किस तरह करवानी है, एवरीथिंग वहां पे लिखा होता है। तो इस लिहाज से ये सारे इसके जो है ना वो यूजेस हैं। ठीक है, ये जस्ट आपने रीड कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये पिट फॉल्स ऑफ जीएमपी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ दें। उसके बाद जो है ना वो केयर ऑफ अंडर फाइव्स। अब मैंने आपको बताया था केयर ऑफ अंडर फाइव्स का मतलब वो होता है वो बच्चे जो कि अंडर 5 यानी कि 5 साल से कम होते हैं और उनको बहुत ज्यादा, आपको पता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की। तो क्योंकि वो लार्जर नंबर में होते हैं हमारे पास, अंडर 5 में जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो रही होती है। इसी तरह उनकी मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी के चांसेस भी जो है ना वो ज्यादा होते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं वो हमारा फ्यूचर होते हैं। ठीक है, जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं। तो ये जो अंडर केयर ऑफ अंडर 5 है ना, ये रिलेटिवली निग्लेक्ट, ये इसमें वो बच्चे आते हैं जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि उनको बहुत ज्यादा हमारी केयर की जरूरत होती है। उनको क्यों टेंशन की जरूरत होती है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में भी होते हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है, मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी के भी रिस्क भी होते हैं। तो हमने उनको ज्यादा टेंशन प्रोवाइड करनी है क्योंकि वो हमारा फ्यूचर होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं इनको अप्रोच करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन्फेंट्स की निस्बत। तो इसलिए हमने अंडर 5 जो है ना इनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है। उसमें उसमें हमने कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है अब हम लोग जो है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास ना सबसे पहले आ जाता है कि हमने जो है ना उसको इलनेस से प्रिवेंट करना होता है बच्चे को। ठीक है, उसको डायग्नोज और ट्रीटमेंट और रेफरल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है, प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिव केयर उसको देनी होती है हमें, यानी प्रिवेंटिव केयर के अंदर आ जाएगा कि उसको इम्यूनाइज प्रॉपर हमने करना होता है। ठीक है, उसका हेल्थ को चेकअप जो है ना वो करना होता है, न्यूट्रिशनल सर्विलियंस करवानी है हमने उसकी। ठीक है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो है ना वो चेक करनी होती है हमने प्रॉपर। तो ये सारा कुछ जो है ना वो अंडर 5 क्लिनिक्स में आ जाता है। इसी तरह हमने ग्रोथ को जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात की हमने उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है प्रॉपर। तो इसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग जो होती है वो क्यों जरूरी होती है, इसके बहुत सारे काजेज हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग जो वो फेल हो सकती है। या तो वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रहा, या तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा प्रॉपर, या उसको कोई वैसे ही इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, उसका मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं ठीक,
वो खुराक को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, कोई भी इन्फेक्शन है तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप होती है, तो इसलिए हमने उसकी प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी होती है, हमने उसकी इलनेस को प्रिवेंट करना होता है और हमें उसको प्रिवेंटिव केयर देनी होती है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है, आगे हमारे 3 टॉपिक हैं, ये लास्ट वाले टॉपिक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक वो है ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बेनिफिट्स, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस और उसके स्टेप्स, मयरिंग किस तरह से हम लोग जो है ना वो स्टेप्स लेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्लीमेंट किस तरह करवाएंगे, गाइडलाइंस इसकी इंपॉर्टेंट है जो आज के टॉपिक में हमने इंपॉर्टेंट फोकस करना है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना ये बेसिकली क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना इसमें हम लोग जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 मंथ आफ्टर बर्थ जो है ना वो बेबी जो है उसको किसी भी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा किसी भी फूड की जरूरत नहीं होती, जस्ट उसको ब्रेस्ट फीड करवाना होता है हमें। तो उसमें जो है ना उन्होंने बताया हुआ है कि डेली सिक्रीशन कितनी हो रही होती है, एमसीक्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। 450 से 600 ml पर डे के हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग में जो हमारा मतलब कि मदर से सिक्रीशन होती है मिल्क की, ब्रेस्ट से, इसकी एनर्जी की वैल्यू 65 से 75 किलो कैलोरीज पर 100 ml होती है। तो ये वाइवा के में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। क्लोस्ट्रम क्या होता है, बेसिकली क्लोस्ट्रम आपको पता है जो कि ड्यूरिंग 2 से 3 डेज आफ्टर जो है ना बर्थ की जो ब्रेस्ट सिक्रीशन होती है उसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स होते हैं सारे, एंटी डायरियल डिजीज के अगेंस्ट भी। तो उन्होंने कहा है डब्ल्यूएचओ की कौन कौन सी रिकमेंडेशंस होती हैं अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, वो यही कि फौरन से आपने जैसे डिलीवरी हुई है ना ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उसको फीड नहीं देना, कोई हनी कुछ भी नहीं देना, कोई घुट्टी वगैरह जो लोग देते हैं ये सारी जो है ना वो आपने इससे अवॉइड करना है। कोई भी आपने पेसिफायर यूज नहीं करना, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ऑन डिमांड देनी है, मतलब जब बच्चा मांगे ना उस टाइम देनी है, यानी कि बस हर वक्त ही करवाते रहना है। उसके अलावा 1 से 4 घंटे का आपने वक्फा रखना होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, यानी कि 1 से 4 घंटे का दौरानिया रखना है आपने, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शुड बी द ओनली फूड इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द चाइल्ड, तो आपने पहले 4 मंथ में मस्ट बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है, इसके अलावा कोई और फूड नहीं देना। देन हमारे पास जो है ना इसके एडवांटेजेस हैं, ये यूएचएस में आए भी हुए हैं, ये आपने अच्छे से गा लेना है। इसके लिए मैंने आपको ना एक निमोनिक लिखा हुआ है इधर, सेफ मिल्क जार, ये है फॉर द बेबी, जो एडवांटेजेस है ना फॉर द बेबी उसके लिए जो निमोनिक है वो सेफ मिल्क जार है। तो सेफ से क्या एस से हमारे पास बनेगा सेफ, क्लीन, हाइजीनिक और हाइजीनिक एंड चीप। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो सेफ होता है, क्लीन होता है, हाइजीनिक और चीप होता है। इसी तरह ए से हमारे पास जो है ना वो आ जाता है एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे लाइसोजाइम्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज। तो ये निमोनिक के थ्रू आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। उसके बाद एफ से हमारे पास आ जाता है कि फीवर चांसेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ये लेस चांसेस है ना, यहाँ पे आपने लिखना फीवर चांसेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद ई से हमारे पास आ जाता है इजीली डाइजेस्टिबल। एम से हमारे पास आ जाता है, एम जो है ना, एम के बाद जो है ना वो हमारे पास है आई। आई से जो है ना वो यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है, वो आप लोग जो है ना वो निमोनिक के थ्रू इसको जो है ना वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आई से आ जाता है इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ जाज एंड टीथ, ठीक है। और के ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ जॉज एंड टीथ, ये आई से हो जाता है हमारे पास। इसी तरह जो है ना हमारे पास ए से जो है ना वो एक और बनता है कि अवॉइड ओबेसिटी एंड हाइपोमैग्नीसीमिया। इसी तरह जो के है ये हमारा के से हमारे पास आता है कीप अवे रिस्क ऑफ एलर्जीज। तो ये निमोनिक जो है ना वो पूरा कंप्लीट जो है ना इधर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास आता है जे, जे से भी मैंने इधर लिखा हुआ है एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स, ये सारा कुछ हो गया आपका कंप्लीट। और फिर ये जो एल है ना हमारे पास, एल से आ जाता है हमारे पास रिड्यूस आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना इसको ये कम करता है। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जो इसको ये रिड्यूस करता है। ये मैं आपको जो है ना वो ग्रुप में भेज दूंगी लिख के भी, फिर आप लोग इजीली जो है ना वहां से देख लीजिएगा और अपनी बुक पे चाहे नोट कर लें। अगर आपने वैसे इसको निमोनिक के अलावा याद करना है तो उसके अलावा भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर द मदर, इसका निमोनिक है हिप सीडीसी। एच से हमारे पास आता है हेल्प इन द चाइल्ड स्पेसिंग। आई से हमारे पास आता है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस अपना प्रॉपर नॉर्मल जो कंडीशन में आ जाता है। आई पी से हमारे पास क्या होता है कि मेस्टाइटिस से प्रिवेंशन होती है।
प्रिवेंट मेस्टाइटिस। सी से हमारे पास आ जाता है कैंसर से प्रिवेंशन, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन होती है। और ये फॉर द मदर है, फॉर द मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हैं वो हैं ये। उसके बाद डी से हमारे पास आता है डेवलपमेंट, डिवेल्प बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड, ठीक है, ये डी से आता है हमारे पास। उसके बाद सी से आता है कंफर्ट, यानी कि कंफर्ट्स द कंफर्ट सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट मदर्स रिगार्डिंग द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। इस तरीके से अगर आपने निमोनिक लिखना हुआ इजीली याद कर सकते हैं आप इसको, तो कर लें, वैसे याद करना चाहें तो वैसे याद कर लें। तो ये मैंने आपके इजी के इजी जो है ना करने के लिए आप लोगों को ये निमोनिक लिखा था। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते। उसमें हमारे पास ये है कि अगर फीवर बहुत ज्यादा मदर को हाई है तो, सेप्टिसीमिया है, ब्रेस्ट कैंसर है उसको तो हम नहीं करवाएंगे ब्रेस्ट फीडिंग, किडनी डिजीज है उसको तो भी हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, इससे जो बेबी जो है वो इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस है तो भी हम उसको नहीं कराएंगे, लेप्रेसी है तो फिर भी हम लोग नहीं करवाएंगे। ये भी एक स्किन की डिजीज है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जस्ट आपने ये इन लिस्टिंग इसकी याद कर लेनी है। उसके बाद आर्टिफिशियल फीडिंग जो है ना, ये तो जस्ट आपने रीड करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल फीडिंग जो होती है वो बेसिकली वो हम क्यों करवाते हैं, जब हमारे पास ब्रेस्ट की इनगोर्जमेंट हुई हो, ब्रेस्ट जो है वो ठीक ना हो, हमारी कोई भी उसका इन्फेक्शन हो, मदर बहुत ज्यादा इल हो, फिर भी हम नहीं करवाएंगे ब्रेस्ट फीडिंग। आर्टिफिशियल फीडिंग हम तब दे सकते हैं उन केसेस में, डिसेबिलिटी हो, सेप्टिसीमिया का रिस्क हो, यानी कि फीवर बहुत ज्यादा हो, या ब्लड में जो है ना वो इन्फेक्शन हो, सेप्टिसीमिया का मतलब ये होता है ब्लड इन्फेक्शन। HIV पॉजिटिव हो तो फिर भी, क्योंकि वो बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है, फिर इस तरह HBV पॉजिटिव हो, ट्यूबरक्लोसिस का रिस्क हो, उसको तो भी हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जस्ट आपने नेम याद करने हैं इसके, कि आर्टिफिशियल फीडिंग के क्या इसके इससे इन्फेक्शन का रिस्क होता है। डिसएडवांटेज का ये है, डायरिया हो सकता है उसको, आयरन जो है वो प्रॉपर नहीं होती आर्टिफिशियल जो फीडिंग हम करवाते हैं, बहुत ज्यादा साल्ट होता है उसके अंदर, अनसूटेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर फैट नहीं हो, फैट जो होता है ना वो ज्यादा होता है, सेचुरेटेड फैट का कंटेंट। इसी तरह प्रोटीन जो होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं होते काउज मिल्क के अंदर, और इंडाइजेशन का रिस्क होता है, यानी कि बेबी डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाता। ये तो जस्ट इसके डिसएडवांटेज आपने इसकी नेम याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारा टॉपिक जो है ना वो आता है कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन मिल्क एंड काउज मिल्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है और इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन्स का कंटेंट ह्यूमन मिल्क के अंदर 1 से 1.5% होता है, और काउज मिल्क के अंदर 3.5। ये इन दोनों का कंपैरिजन है। फैट्स कितने होते हैं वो जो है ना वो मदर की न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं, और इसमें जो है ना वो ब्रीड जो होगी वो उसकी पे डिपेंड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट 6.5 से 7.5 होते हैं, और काउज मिल्क में 4.5। विटामिन जो होते हैं वो इसमें विटामिन A B एंड E सफिशिएंट होता है, लेकिन इसमें जो है ना वो विटामिन C और D वो कम होते हैं। कैलोरीज हमें कितनी मिलती हैं, ह्यूमन मिल्क से हमें 20 किलो कैलोरीज पर आउंस मिलती हैं, और कैलोरीज जो होती है ना काउज मिल्क में भी हमें उतनी ही मिलती हैं। लेकिन ये फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनका डिफरेंस जो है ना वो प्रोटीन्स का वो है इसमें, तो वो आपने जो है ना वो कंपैरिजन में याद कर लेना। उसके बाद विनिंग क्या है, विनिंग वो होती है बेसिकली के मतलब के गेटिंग फेमिलियर, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है ड्यूरिंग विच चाइल्ड गेट्स अकस्टोम्ड और फेमिलियर टू फूड अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क। जब हम अदर देन ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो उसको कोई और फीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना ब्रेस्ट मिल्क 4 से 5 मंथ तक सफिशिएंट होता है, उसके बाद हम लोग उसको जो है ना वो विनिंग स्टार्ट करवा देते हैं। मतलब विनिंग वो पूछते हैं, इसका MCQ आता है कि विनिंग कब हम स्टार्ट करवाते हैं बेसिकली, तो वो बेसिकली हम 6th मंथ पे जो है ना विनिंग स्टार्ट करवाते हैं। 4 से 5 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट है। उसके बाद ना उन्होंने बताया कि ना जो पीछे हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स पढ़े थे ना, तो हमने उसके स्टेप्स भी अब आगे पढ़ने हैं। ये देखें, इसका ना एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ है यूएचएस में, कि व्हाट आर स्टेप्स फॉर गुड ब्रेस्ट फीडिंग मेजर्स, तो वो अब हमने जस्ट इन लिस्ट कर लेने हैं। उसका भी मैंने निमोनिक बनाया हुआ, अगर आप निमोनिक के थ्रू याद करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो वैसे याद कर लेना। नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ट्रस्ट बेबीज जो है ना ये इसका निमोनिक है, जिसमें टी से जो है ना वो सबसे पहले हम लोग टी इंफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन कौन सी पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे या कौन कौन से स्टेप्स हम देखेंगे, तो ये नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स दिए हैं, जिसमें टोटल जो है ना वो 11 स्टेप्स है। बुक में 10 लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने 11 जो है ना वो आपको इधर दे दिए हैं। अगर आप एक आधा स्किप भी कर दें तो भी ठीक है, इसको आप आगे पीछे तो कर सकते हो, लेकिन ये कि आपने लिखने हैं सारे ये। टी से जो है ना हमारे पास आ जाता है टीम इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हम ऐसी टीम बनाएंगे जो ब्रेस्ट फीडिंग की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी। उसके बाद आर से हमारे पास आता है रेलिवेंट हेल्थ केयर स्टाफ होना चाहिए, जिसके पास जो है ना प्रॉपर स्किल्स हों कि वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। देन जो है ना आगे आ जाता है यू, मतलब अंडरस्टैंडिंग, मदर्स को ये अंडरस्टैंड आपने करवाना है, एजुकेट उसको करना है, बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग और डेंजर्स ऑफ द बॉटल फीडिंग। उसके बाद एस से हमारे पास आता है स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 30 मिनट्स ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद टी से हमारे पास आ जाता है टोटल, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपने
उसको प्रमोट करना है फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। मैंने बताया था 4 to 6 मंथ तक आपने लाजमी जो है ना उसको ब्रेस्ट फीड करवाना होता है मदर ने। तो बस इस पे आपने जोर देना है, ठीक है। उसके बाद बी से हमारे पास आ जाता है बियॉन्ड 4 to 6 मंथ सेमी सॉलिड फूड जो है ना बेसिकली वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है। उसके बाद आगे आ जाता है ए। यहाँ पे ए आ रहा है ना, तो ए से हमारे पास आता है अवॉइड फीडिंग बॉटल्स इन द हॉस्पिटल्स। ये आपने लिख लेना है ऊपर, अवॉइड, वो निमोनिक के थ्रू अगर आप याद करना चाहें तो आपको इजी होगा। इसी तरह हमारे पास जो है ना वो आई आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है बी। ए के बाद है बी, तो बी से हमारे पास आ जाता है बैन प्रमोशनल मटेरियल अबाउट फॉर्मूला इन द हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद एस से हमारे पास जो है ना वो आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है ई। आई के बाद है ई। तो ई से जो है ना आपने एक्सप्लेन करना होता है मदर्स को कि उन्होंने जो है ना वो इन केस ऑफ लैक्टेशन प्रॉब्लम कहाँ से हेल्प लेनी है, वो एक्सप्लेन कर देना है आपने मदर्स को। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो आ जाता है एस लास्ट पे, ये वाला एस। तो इससे जो है ना हमें सपोर्ट करना है मदर्स को, सपोर्ट करना है मदर्स को इन द लैक्टेशन इश्यूज। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारा समझ आ गया होगा। आज के टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग था। तो ये निमोनिक था इसका, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ट्रस्ट बेबीज जो है, ये ब्रेस्ट फीडिंग के जो है ना वो नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उसके कुछ स्टेप्स है वो आपने याद रख लेने, किस तरह से हमने इसको प्रमोट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।